नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। और यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट भी मिल चुका है और इनको जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 277 का अभी तक का जो रिजल्ट है उसमें 277 इलेक्टोरल वोट्स भी इनको मिल चुके हैं। तो आप देखोगे यूएसए के नए राष्ट्रपति के रूप में 47th प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले वो 45th यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कैसा होता है यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्या होता है स्विंग स्टेट्स, क्या होता है विनर टेक्स ऑल, किस प्रकार से पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और ये कैसे जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से अलग होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर किस प्रकार से यूएसए के 50 स्टेट्स के अंदर जो कल वोटिंग आप लोगों को देखने को मिली, 5 नवंबर का जो डे था जिस दिन यूएसए के अंदर जनरल इलेक्शन हुआ, वो सारा प्रोसीजर अपन जानेंगे। क्यों यूएसए के अंदर नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही बेसिकली वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, इन सब मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रोड टू 270 जिसको अचीव कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और वो सेट कर लिया है अपने लिए प्लेटफॉर्म कि जनवरी के अंदर वो शपथ लेंगे यूएसए के 47 प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, सम्यक आईएएस के द्वारा एक आरएस का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो 11 नवंबर को बेसिकली बैच स्टार्ट होगा। और वहां पर उस बैच से पहले 10 नवंबर को 10 बजे सेमिनार रखा गया है जहां पर एक्सपर्ट के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू आरएस प्रिपरेशन। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 नवंबर को बेसिकली सुबह 10 बजे यह सेमिनार रखा गया है जिसमें आके सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। तो सबसे पहली चीज जो आपको ये स्लाइड यहां पर दिख रही होगी, मैं आपको सिखाऊंगा क्या प्राइमरीज होती है, क्या कोकस होती है, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होता है। तो सबसे पहली चीज, यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो सबसे पहली चीज है यूएसए का सिटीजन वही बनने के लिए एलिजिबल है जिसका जन्म यूएसए की धरती पर हुआ हो। इंडिया के अंदर यह कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में कोई भी जो सिटीजन जिसको इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है, 35 ईयर्स की एज अचीव कर चुका है, वो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। बट यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। साथ में मिनिमम एज कितनी होती है, इंडिया की तरह वहां पर मिनिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। और साथ में वो 14 सालों से यूएस का रेजिडेंट भी होना चाहिए, वो यूएसए के अंदर रह रहा हो। ये बेसिकली मिनिमम क्राइटेरिया है टू फाइट द यूएस इलेक्शन में। अब ध्यान रखना यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये जो प्रोसेस होती है लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट होती है। 1 साल लगता है यूएसए की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो सबसे पहला जो चरण स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्राइमरीज से और कोकस से। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमरीज और कोकस क्या है, तो आप देखोगे यूएसए के अंदर जनरली 2 मेजर पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी है जैसे ग्रीन पार्टी, लेकिन 2 मेजर पार्टी के द्वारा ही यहां पे नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, डेमोक्रेट्स के अंदर हो सकता है कि 4 to 5 कैंडिडेट हो या 7 कैंडिडेट हो जो राष्ट्रपति के अंदर प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना चाहते हो। सिमिलरली रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसा हो सकता है कि 5 कैंडिडेट हो, 7 कैंडिडेट हो जो क्या लड़ना चाहते हो, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो सबसे पहले होगा कि डेमोक्रेट्स बेसिकली और रिपब्लिकन्स क्या करेंगे, जो 5 to 7 या 10 कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बेसिकली उम्मीदवारी रिप्रेजेंट करेगा डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन की। तो सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अब आप बोलोगे सर ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएसए में आप लोग देखोगे यूएसए के अंदर टोटल कितने स्टेट्स है, यूएसए के अंदर टोटल स्टेट्स है 50 स्टेट्स। अब 50 स्टेट्स में से आप लोग देखोगे सब जगह पे बेसिकली किसी स्टेट में प्राइमरी ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी स्टेट में कोकस और किसी स्टेट में दोनों। प्राइमरीज के अंदर क्या होता है, जनरली इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस का मतलब जो पार्टी मेंबर्स है ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सुटेबल होगा। और कोकस में क्या होता है, डिबेट्स होती है, सीरीज ऑफ डिस्कशंस होते हैं जिसके द्वारा ये आइडिया लगाया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट की आइडियोलॉजी कैसी है, उसका क्या विजन है बेसिकली अमेरिका के लिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का क्या विजन था, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ठीक है,
उनका विजन था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज, ठीक है, उनका विजन था टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सारे विजन बेसिकली क्या थे, जो प्रोटेक्शनिज्म सेंटिमेंट से जुड़े हुए थे, राइट विंग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो ये सारा अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग विजन होते हैं। तो पार्टी मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं कि इनको पॉपुलर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनका विजन कैसा है, उन सब के आधार पे पार्टी मेंबर्स कहां पे वोटिंग करते हैं, प्राइमरीज में। तो ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरीज और कॉकस। मतलब यूएसए के 50 स्टेट्स के अंदर से ये डिसाइड किया जाएगा बाय द पार्टी मेंबर्स के द्वारा कि नॉमिनी कौन होगा। तो पहला स्टेप है टू डिसाइड द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। तो मैंने बोला जैसे डेमोक्रेट्स के 7-8 कैंडिडेट है, उनमें से एक कैंडिडेट चूज कर लिया, प्राइमरीज में क्या कर ली, पार्टी मेंबर्स ने वोटिंग करवा ली, और कॉकस में डिबेट करवा ली, ताकि पता लग गया उनके लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन है। और कॉकस सिमिलरली रिपब्लिकन्स वालों ने भी क्या कर लिया, अपना उम्मीदवार चुन लिया। तो डेमोक्रेट्स ने किसको चुना, कमला हैरिस जी को, और रिपब्लिकन्स ने किसको चुना, डोनाल्ड ट्रंप को। तो ध्यान रखना, पहला स्टेप जो चालू होता है दैट इज द प्राइमरी एंड कॉकस, जहां पे ये डिसाइड किया जाता है हमारे लिए प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन होगा। ये होने के बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है नेशनल कन्वेंशन। अब आप बोलोगे सर नेशनल कन्वेंशन में क्या होगा। नेशनल कन्वेंशन के अंदर जो पार्टीज होती है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। तो अब क्या कर दिया, डेमोक्रेट्स ने डिक्लेयर कर दिया कि कमला हैरिस हमारी क्या होगी, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होगी। उधर से रिपब्लिकन्स ने डिक्लेयर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे क्या होंगे, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होंगे। तो नेशनल कन्वेंशन में जो पार्टीज होती है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि हमारा ये कैंडिडेट होगा। और साथ में एक और चीज यहां पर देखने को मिलेगी, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड होता है ना, वो साथ में अपना एक रनिंग मेट भी डिसाइड करता है। रनिंग मेट का मतलब कि कौन नया वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ध्यान रखना, इस बार आप देखोगे वेंस साहब बेसिकली क्या बनने वाले हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जिनको डिसाइड किया था बाय द डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो नेशनल कन्वेंशन में एक और चीज होती है, जिसको आपने प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डिसाइड किया है वो अपना एक रनिंग मेट, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है, उसका भी चयन करता है। तो ध्यान रखना, नेशनल कन्वेंशन में आते आते आपको यह भी पता चल गया कि हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, और यह भी पता चल गया हमारा वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है। दोनों पार्टीज का, डेमोक्रेट्स का भी पता चल गया, रिपब्लिकन्स का भी पता चल गया। तो जो स्टेप 2 है, जहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई, जहां पे ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कौन प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। नाउ जो कल आप लोगों ने देखा वो था स्टेप 3। 5 नवंबर, कल के दिन बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, 5 नवंबर 2024 को जो वोटिंग आप लोगों को देखने को मिली यूएसए के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर, वो बेसिकली कौन सी वोटिंग थी, जो जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। जहां पर आप लोग देखोगे यूएसए के जो 50 स्टेट्स के लोग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, वहां पे उन्होंने वोट दिया, और वोट देके क्या चुना, इलेक्टर्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम एमपी एमएलए चुनते हैं, तो वहां पे वो लोग क्या चुनेंगे, इलेक्टर्स। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूएसए के अंदर टोटल कितने इलेक्टर्स चुने जाते हैं, 538। कितने इलेक्टर्स चुने जाएंगे। तो कल जो जनता ने वोट किया ना, अब इसमें भी स्टेट वाइज अलग अलग होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग इलेक्टर्स चुने जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया आप देख रहे हो कि यहां से कितने इलेक्टर्स चुने गए, 54 इलेक्टर्स चुने गए। जैसे आप यहां पे फ्लोरिडा देख रहे हो, यहां से कितने इलेक्टर्स चुने गए, 30 इलेक्टर्स चुने गए। जैसे आप पेनिनस्लेविया, यहां पे 17 होंगे। तो अलग अलग स्टेट के टोटल मिला के ये कितने इलेक्टर्स होंगे, इलेक्टर्स का मतलब हो गया जो कि बेसिकली फाइनली वोट देने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। तो टोटल 538 इलेक्टर होंगे, और 538 का आधे से ज्यादा, मतलब जिसको भी 270 का सपोर्ट मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा, यूएस का प्रेसिडेंट। और जैसे मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप का ये आंकड़ा 277 को क्रॉस कर चुका है, और अभी भी काउंटिंग बेसिकली आपका जारी है। तो 270 से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और उनको पॉपुलर वोट भी मिल चुका है। पॉपुलर वोट का मतलब 50% से ज्यादा वोट, अराउंड 51% उनको वोट मिल चुके हैं। तो वह 50% का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुके हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यूएसए में आपको पॉपुलर वोट मिले तभी आप जीतो। पॉपुलर वोट का मतलब 50% से ऊपर। अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का पिछला चुनाव, जब वो 45th प्रेसिडेंट बने थे, तो हिलेरी क्लिंटन के साथ आप देखना, डोनाल्ड ट्रंप को जो वोट मिले थे लगभग 48% वोट मिले थे, उनको 50% वोट नहीं मिले। लेकिन उनको जो इलेक्टर्स का सपोर्ट मिला वो 300 से ज्यादा इलेक्टर्स का सपोर्ट मिला था, अराउंड 304। तो ध्यान रखना, यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 का आंकड़ा जरूरी है, पॉपुलर वोट का आंकड़ा जरूरी नहीं है।
दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सिखाता हूं यहां पर क्या चलेगा। वापस से अपन आते हैं स्टेप 3 के अंदर, जहां पे होने जा रहा है जनरल इलेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, जो कल आप लोगों ने देखा यूएसए के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए में ऐसा नहीं होता जैसे भारत में इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यूएसए के अंदर कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो यूएसए में इलेक्शन कौन कराएगा, यूएसए में इलेक्शन स्टेट ही कंडक्ट करवाते हैं, और स्टेट कंडक्ट करवा के वो सारा डेटा सेंटर को या फेडरल को भेज देते हैं। तो ध्यान रखना यहां पे स्टेट वाइज भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा। जनरली यूएसए के अंदर जो बड़े बड़े स्टेट्स आप देखोगे वहां पे बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। और एक और चीज बता दूं, बैलेट पेपर में कल ही वोटिंग सेनेट के लिए भी हुई, कल ही वोटिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी हुई, और कल ही वोटिंग प्रेसिडेंट के लिए मतलब इलेक्टर्स के लिए भी हुई। तो ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कल आप देखोगे जो वोटिंग हुई उसमें सेनेट में भी मेजोरिटी किसको मिली है, रिपब्लिकन पार्टी को। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर सीनेट में मेजोरिटी भी डोनाल्ड ट्रंप की है, प्रेसिडेंट भी वो बन चुके हैं, तो उनकी पार्टी बेसिकली इजीली सारी पॉलिसीज वगैरह को पास करवा पाएगी। तो काफी टाइम के बाद सीनेट में बेसिकली किसको मेजोरिटी मिली है, रिपब्लिकन्स को मेजोरिटी मिली है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अब जैसे कल आप बैलेट पेपर पे वोट किया, तो जब बैलेट पेपर पे वोट हुआ तो वहां के लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वोट भी डाल दिया, सेनेट का वोट भी डाल दिया। ध्यान रखना एक और कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है कि ये इलेक्टर्स ही हाउस के मेंबर होते, नहीं, इलेक्टर्स अलग है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के मेंबर्स अलग है। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पे दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, जिसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, कांग्रेस। तो ध्यान रखना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग है, सेनेट अलग है, और इलेक्टर्स मतलब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेंगे। तो इन तीनों के लिए वहां पे वोट देना पड़ेगा, और वहां पे वोट देने के लिए बैलेट पेपर होता है। बैलेट पेपर को स्कैन करके ओएमआर रीडर जैसे हमारे पास होता है उसमें डाल दिया जाता है, उसके बाद वो स्कैन होकर आगे चला जाता है। तो ध्यान रखना कल जो वोटिंग हुई वो 538 इलेक्टर्स को चूज करने के लिए हुई, तो वहां पे जनरल सब लोगों ने वोट दिया। तो ध्यान रखना अब वहां के इलेक्शन को आप बोलते हो सर डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन अभी तो चौथा चरण बाकी है। अभी ध्यान रखना एक चरण बाकी है जो दिसंबर के अंदर होगा, जब ये इलेक्टर्स जो 538 चुने गए हैं वो कहां पे वोट देंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी एक फेज बाकी है। अभी तो अपन थर्ड फेज तक ही पहुंचे हैं, लेकिन इसी थर्ड फेज से हमें आइडिया लग गया है कि किसके सपोर्ट में जितने ज्यादा इलेक्टर्स होंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप वाले जो 277 आ गए हैं तो ऑब्वियसली बात है वही बनेगा, लेकिन हो सकता है 2-4 इलेक्टर्स इधर से छोड़ के उधर चले जाए, तो जिनको अपन क्या बोलेंगे हिंदी में, धोखेबाज इलेक्टर्स। ऐसा भी होता है भाई, ऐसा भी कुछ यूएस इलेक्शंस में देखने को मिला है। बट जब मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा बेसिकली जनरली फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो 530 इलेक्टर्स के लिए जो कल वोटिंग हुई है, ये अभी 17 दिसंबर के आसपास जब भी वोटिंग का फेज आएगा तब ये किसके लिए वोट करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी फॉर्मली डिसाइड होना बाकी है, ऑफिशियली डिसाइड होना बाकी है, कि ऑफिशियली डिसाइड जब होगा जब ये सारा का सारा काम हो जाएगा। बट हाँ ऑलमोस्ट ये पता लग चुका है कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब एक और चीज यहां पर ध्यान से समझना कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने कल सबके लिए वोट कर दिया, सेनेट के लिए भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी, और साथ में इलेक्टर्स भी चूज कर लिए। अब इलेक्टर्स में जैसे आप को मैंने बताया अलग अलग स्टेट का अलग अलग नंबर है, जो बड़े अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिकन्स को, ठीक है। जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू कलर है डेमोक्रेट्स का, और जो बेसिकली आपको ये येलोइश कलर में दिख रहा है ये स्विंग स्टेट्स है। अब आप बोलोगे सर ये स्विंग स्टेट क्या है, स्विंग स्टेट का मतलब वो स्टेट होते हैं जो बेसिकली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हो सकता है पिछले साल वो डेमोक्रेट्स के साथ गए हो, इस साल वो रिपब्लिकन्स के साथ चले जाए। जैसे आप लोग देखोगे रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखोगे पेनिनस्लेविया किसके साथ चला गया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे मिशिगन वगैरह, तो कई सारे ऐसे स्टेट्स है जो जनरली किसको मिले, निवेडा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मिशिगन उनके साथ, उसके अलावा पेनिनस्लेविया उनके साथ। तो स्विंग स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पिछली बार रिपब्लिकन के साथ होंगे, इस बार डेमोक्रेट्स के साथ चले गए, हो सकता है इस बार डेमोक्रेट्स के साथ हो, पिछली बार रिपब्लिकन्स के साथ हो, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्विंग स्टेट। बाकी जो स्टेट है जनरली वो स्टेबल रहते हैं, ये इनके ट्रेडिशनल है कि हाँ ये वाले रेड कलर वाले जनरली किसको मिलते हैं, रिपब्लिकन्स वाले को ही, और ये ब्लू कलर वाले किसको मिलते हैं, जनरली डेमोक्रेट्स वालों को ही मिलते हैं जनरली। तो ध्यान रखना यहां पे इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनकी मेहनत कहां पे लगती है, इनकी मेहनत लगती है ये स्विंग स्टेट्स के अंदर। इस बार यूएस इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट थे जहां पे इनको ज्यादा मेहनत करनी थी इलेक्टर्स को जीतने के लिए। तो ये सारे के सारे स्विंग स्टेट्स के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, निवेडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेनिनस्लेविया, विस्कॉन्सिन। ये 7 बेसिकली इस बार इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स देखने को मिले, जहां पे बहुत क्लोज फाइट देखने को मिल रही थी, ठीक है, ये और ध्यान रखना। अब
इसके बाद आप यहां पर देखोगे, जब ये वाला प्रोसेस पे अपन आ चुके हैं, ये वाला जो मैंने आपको बताया जनरल इलेक्शन वाला, जो बेसिकली कल हुआ और उसके रिजल्ट बेसिकली आप लोग देख पा रहे हो, जिससे ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है। एक और फिनोमिना यहां पर काम करता है। इसके बाद जो लास्ट वाली प्रोसेस होती है, जहां पे ये जो 538 इलेक्टर्स है यही वोट, सॉरी 500 जो 38 इलेक्टर्स है यही वोट करेंगे स्टेप 4 के अंदर, जो अभी होना बाकी है, जो कि दिसंबर में होगी। और 538 में से जिसको 270 मिल जाएगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट। तो ऑलरेडी ये डिसाइड तो हो चुका है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये डिसाइड कैसे हुआ, क्योंकि आप सोचो जो इलेक्टर्स है ना, इलेक्टर्स को किसने उतारा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टी ने। अब मान लो मुझे पता लगा कि 538 जो इलेक्टर उतरे हैं उनमें से मुझे 277 या 300 का सपोर्ट मिल गया, तो मुझे फ्री हूं मैं कि जब पार्ट 4 का इलेक्शन होगा, स्टेप 4 का, तो मुझे ही मेजोरिटी मिलनी है। इसलिए बेसिकली ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, ध्यान रखना। अब एक और फिनोमिना आता है जो आप लोगों ने देखा होगा, विनर टेक्स ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। विनर टेक्स ऑल का फिनोमिना समझाता हूं, जो यहां पर देखने को मिलेगा, जो अभी तक होना बाकी है। ये विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला क्या है, यहां तो इतनी ज्यादा बची नहीं, जहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता ना, हो सकता है 260 और 265 के आसपास लोग अटके हुए हों, दोनों में से किसी को कंप्लीट 270 नहीं मिल रहा हो, बहुत क्लोज फाइट हो, वहां पे बहुत मैटर करता है। विनर टेक्स ऑल में क्या होता है, यूएसए के अंदर ये फीचर है कि अगर मान लो मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूं कैलिफोर्निया का। अब आपको कैलिफोर्निया में अगर जब जब आपकी जो 5 नवंबर को वोटिंग हुई, उस वोटिंग के अंदर अगर आपको पॉपुलर वोट मिल गया, या बेसिकली मैं सिंपल बोलूंगा कि कैलिफोर्निया के अंदर जो वोटिंग हुई उसके अंदर अगर आपको मेजोरिटी मिल गई है, तो मेजोरिटी मिलने के बाद, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि 48% वोट मिल गए आपके डोनाल्ड ट्रंप को और 42% वोट मिल गए आपके कमला हैरिस को। कहां पे, बेसिकली आपके पर्टिकुलरली फ्लोरिडा के, यहां पे कैलिफोर्निया के अंदर, या बेसिकली हाफ से ज्यादा बेसिकली उनको सीट्स वहां पर मिल जाती है। तो क्या होता है, विनर टेक्स ऑल का मतलब सारा का सारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, कितना इलेक्टोरल कॉलेज है, 54। ऐसे तो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में बंटना चाहिए, जितना जिसको मिला उतना उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर है, अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको यहां पर मेजोरिटी वोट मिल जाता है, मतलब बेसिकली यहां पे उसको मैक्सिमम पॉपुलर वोट मिल जाता है, तो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज उसको ट्रांसफर हो जाता है। मान लो जस्ट मैं एग्जांपल दूं कि 54 में से 28 जो है वो मिल गया बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ठीक है। इलेक्टोरल में वोटिंग परसेंटेज के टर्म्स में भी ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 51% ले लिया वोटिंग शेयर के टर्म्स में, और बेसिकली 26 बेसिकली मिल गया यहाँ पर किसको, आपके कमला हैरिस जी को। तो और वोटिंग के परसेंटेज के टर्म्स में मान लिया इनको 46% मिला है, जितना भी मिला है। तो यहां पर क्या होगा, विनर टेक्स ऑल का मतलब सारी की सारे जो 54 इलेक्टर्स है वो किसके खाते में चले जाएंगे, वो खाते में चले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के खाते में। तो इसको बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। जिसको भी मेजोरिटी वोटिंग परसेंटेज मिल जाता है वो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज लेकर चला जाता है। तो आप सोचो कितना बड़ा फायदा होगा अगर आपको वहां पे मेजोरिटी मिल गई है। इसीलिए मैंने बोला कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जरूरी नहीं है पॉपुलर वोट मिले, आपका इलेक्टोरल कॉलेज 270 क्रॉस करना चाहिए। तो आप सोचो जिसको ये मिल गया, बड़े बड़े स्टेट जैसे फ्लोरिडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, यहां पर अगर आपको पूरा इलेक्टोरल कॉलेज मिल जाता है तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। स्विंग स्टेट बताया मैंने, प्राइमरी बताया, कोकस बताया, विनर टेक्स ऑल बताया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो आप लोगों को, और मैंने रेड कलर बता दिया दैट इज सिंबलाइज आपके रिपब्लिकन्स, ब्लू कलर मैंने आपको बता दिया दैट सिंबलाइज डेमोक्रेट्स, और जो पर्पल कलर या येलोइश कलर आप लोगों ने देखा वो स्विंग स्टेट है। इस बार 7 स्विंग स्टेट्स थे जो बेसिकली हो सकता है कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिकन में स्विंग होते रहेंगे। तो ये फिनोमिना भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ अभी ये 4th नंबर की प्रोसेस होना बाकी है, और उसके बाद जनवरी में क्या होगा, यूएस के नए प्रेसिडेंट शपथ ले लेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और बोला है कि हमारी जो रिलेशनशिप है जिसको ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, ये और भी नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगी विद द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। साथ में ये भी देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में ये भी बोला है कि यूएसए बेसिकली सारे के सारे वोट्स जो चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर उनको बेसिकली रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से प्रोटेक्शनिज्म बढ़ने लगेगा, ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट सेंटिमेंट आने लगेंगे, राइट विंग पॉलिटिक्स और भी स्ट्रेंथन होने लगेगी। हो सकता है यूएसए आइसोलेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, वर्ल्ड से बेसिकली अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब वो 45th प्रेसिडेंट थे तब क्लाइमेट चेंज पैक्ट से उन्होंने अपने आप
को अलग कर लिया था, यूनेस्को से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, तो ये बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। तो अब देखते हैं कैसा होगा ये कार्यकाल। तो ये बेसिकली इंडिया के रेफरेंस में, जैसे कि टैरिफ वाला इशू भी बहुत बड़ा इशू है, तो कभी उनको भी अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट में बेसिकली जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि सम्यक जो सिविल सर्विसेज के द्वारा आरएस को लेकर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, तो आप सब लोग बेसिकली इस सेमिनार के अंदर आ सकते हैं। 10 नवंबर संडे को ये सेमिनार होगा, 10 बजे ये सेमिनार है। 11 नवंबर से नए बैच प्रारंभ होंगे। इसमें आरएस एग्जाम को लेकर जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे फैकल्टीज आपके साथ होंगे, उन सारी चिंताओं को दूर करेंगे ताकि आपका एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। थैंक यू वेरी मच। सम्यक है तो संभव है। थैंक यू।